हेलो डियर, आज हम क्लास 11th का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम स्ट्रक्चर ऑफ एटम है उसके एक्सरसाइजेस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दे देते हैं। तो इंफॉर्मेशन क्या है तो आप देख लीजिए। ये है मेरे हाथ में तोमर सर साइंस किट। ये साइंस किट जो है वो क्लास 3rd 4th एंड 5th क्लास स्टूडेंट के लिए है। इस साइंस किट में टोटल 36 एक्टिविटीज है। 27 एक्टिविटीज जो है वो साइंस बुक की एक्टिविटीज हैं, जबकि 9 एक्टिविटीज जो है वो साइंस फन एक्टिविटीज है। तो आज ही इस किट को परचेज कीजिए अमेजन एंड फ्लिपकार्ट से। लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। ये हमारा 5th नंबर का वीडियो है। क्वेश्चन नंबर 2.31, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम में हैव द फॉलोइंग क्वांटम नंबर्स। तो हमारे पास n इक्वल टू 4 है और ms इक्वल टू -1/2 है। तो हमें बताने हैं कि टोटल इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कितने होंगे। तो देखो जरा, जब भी n इक्वल टू 4 होता है, ठीक है, तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है? ये सेल्स को रिप्रेजेंट करता है या ऑर्बिट्स को रिप्रेजेंट करता है, जो हमारा n होता है। और किसी भी सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कितने हो सकते हैं? वो 2n² हो सकते हैं। तो n जो है वो कितना है? 4 है, तो 4 का स्क्वायर करोगे तो ये 32 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो आ जाएंगे। लेकिन यहां पर ms इक्वल टू -1/2 दिया है, ठीक है। तो टोटल 32 इलेक्ट्रॉन है, तो जिनमें से 16 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इनमें स्पिन जो है वो +½ होगा और 16 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे होंगे जिनका स्पिन जो है वो -½ होगा। तो चूंकि -½ दिया है तो केवल 16 इलेक्ट्रॉन ही ऐसे हो पाएंगे जिनका स्पिन जो है वो -1/2 होगा, ठीक है। बाकी के 16 का जो है स्पिन +½ हो पाएगा और टोटल जो है वो हमारे 32 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ठीक है ना। फिर हमारा बी नंबर है, n इक्वल टू 3 है, l इक्वल टू 0 है। तो n इक्वल टू 3 और l इक्वल टू 0, तो n इक्वल टू 3 का मतलब है कि ये हमारा थर्ड सेल की बात कर रहा है, ठीक है। और l इक्वल टू 0 का मतलब क्या है? तो देखो जरा, ये हमारा सब सेल कहलाता है। तो सब सेल को हम रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ये हमारा s होता है, p होता है, d होता है, f होता है, g होता है, h होता है, i होता है। और l वैल्यू जो है किसी भी सब सेल के लिए क्या होती है? 0 से स्टार्ट होती है। तो 0 1 2 3 4 5 6 ऐसा चलता जाएगा। तो एस ऑर्बिटल के लिए 0 होती है, पी के लिए 1 होती है, डी के लिए 2, एफ के लिए 3, जी के लिए 4, एच के लिए 5, आई के लिए 6। तो एल इक्वल टू 0 किसके लिए होगा? एस के लिए होगा। तो ये हमारा थर्ड एस 3s कहलाएगा। और चूंकि एस सब सेल है तो इसमें एक ही ऑर्बिटल होता है और किसी भी ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं विथ अपोजिट स्पिन। तो ये हमारा पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहलाता है। तो बस यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कितने हैं? 2 हैं, और यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो 16 हो जाएंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 2.31 हो गया। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2.32 है, सो दैट द सर्कमफ्रेंस ऑफ द वोर ऑर्बिट फॉर द हाइड्रोजन एटम इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द ऑर्बिट। तो देखो जरा, अगर हम हाइड्रोजन एटम की बात करते हैं तो ये न्यूक्लियस होता है, ये फर्स्ट सेल हो सकता है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, ठीक है। अब किसी भी एटम में नंबर ऑफ सेल्स जो है वो इन्फिनाइट हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन निकलता है तो इलेक्ट्रॉन कहां जाता है? इन्फिनाइट सेल में जाता है, ठीक है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व करता है तो स्टेशनरी स्टेट में ये जो इलेक्ट्रॉन है इसका एंगुलर मोमेंटम कितना होता है? तो हम देखते हैं एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ये कितना होता है? mvr इक्वल होता है nh/2π, ठीक है ना। अब देखो जरा, हम 2πr, 2π को इधर ले जाते हैं, r ये है, तो 2πr इक्वल टू
NH अपॉन mv, ये कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। और हमको पता है कि जो हमारा डी ब्रॉगली वेवलेंथ होता है लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम वी, ये होता है। तो एच अपॉन एम वी, इसकी जगह जो है वो हम क्या करेंगे, लैम्डा रख देंगे, तो बिल्कुल रख देंगे। तो 2 पाई आर इक्वल हो जाएगा एन लैम्डा। तो बस हमको यही तो बताना है कि जो सरकमफ्रेंस है वो इंटीग्रल पार्ट ऑफ वेवलेंथ होता है। ठीक है, हमको यही शो करना था। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2.33 है, व्हाट ट्रांजिशन इन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम वुड हैव द सेम वेवलेंथ एज द बाल्मर ट्रांजिशन n इक्वल टू 4 टू n इक्वल टू 2 ऑफ हीलियम पॉजिटिव स्पेक्ट्रम। तो देखो जरा, जब भी हम स्पेक्ट्रम की बात करते हैं तो स्पेक्ट्रम कैसे बनता है, तो हम एग्जांपल ले लेते हैं, हम हाइड्रोजन एटम ले लेते हैं। तो ये उसका न्यूक्लियस हो गया, ये पहला सेल है, ये उसका सेकंड सेल है, ये इसका थर्ड सेल है, ये इसका फोर्थ सेल है, और ये हम उसका इन्फिनाइट सेल मान लेते हैं। ठीक है ना। तो जब इलेक्ट्रॉन जो है, अभी तो इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में रहेगा, ठीक है, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन हायर सेल में चला गया, मतलब फोर्थ सेल में चला गया, तो जब ये वापस आता है, क्योंकि हायर सेल में इलेक्ट्रॉन जो है वो केवल 10⁻⁸ सेकंड तक ही स्टे कर सकता है, इससे ज्यादा नहीं कर सकता, तो उसे अपनी ओरिजिनल सेल में वापस आना ही होता है। तो जब ये वापस आता है तो जितनी एनर्जी उसने एब्जॉर्ब की थी उतनी ही एनर्जी को क्या करेगा, रिलीज करेगा, और एनर्जी इक्वल होता है hc/λ। तो अगर एनर्जी यहाँ पे एब्जॉर्ब करके ऊपर गया और एनर्जी लूज करके नीचे आएगा, तो क्या हम वेवलेंथ नहीं बता सकते? बिल्कुल बता सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमको एनर्जी पता है कितनी एब्जॉर्ब करेगा, कितनी लूज करेगा। ठीक है ना। तो हम वेवलेंथ बता सकते हैं। तो कोई भी स्पेक्ट्रम हो, ठीक है, तो ऐसा एटम जिसमें केवल एक इलेक्ट्रॉन हो, तो उसके स्पेक्ट्रम की जो वेवलेंथ है उसको डिटरमाइन करने का फॉर्मूला जो है वो होता है 1/λ इक्वल, ये रिडबर्ग कांस्टेंट होता है, ये जेड स्क्वायर मतलब एटॉमिक नंबर होता है, 1/n1² माइनस 1/n2²। ठीक है। और वो यूनिक इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज कौन सी हो सकती है? हाइड्रोजन हो सकती है, हीलियम पॉजिटिव, ठीक है, और लिथियम +2 और बेरिलियम +3, ये हो सकती है। ठीक है ना। इनके लिए ही ये फॉर्मूला जो है वो हम अप्लाई कर सकते हैं। अब वो कह रहा है कि हीलियम पॉजिटिव के लिए बाल्मर सीरीज बनती है n=4 से n=2 की जो वेवलेंथ आएगी वो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की वेवलेंथ की इक्वल होगी। तो हमको बताना है कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन जो है वो कहां से कहां की ओर होगा कि लैम्डा जो है वो इक्वल हो जाए। तो देखो जरा, हम बाल्मर सीरीज जो है वो He+1 की वेवलेंथ निकाल लेते हैं। तो कितनी आएगी? ये RH। Z कितना होता है? हीलियम के लिए 2 होता है, तो 2 का स्क्वायर करोगे, 1/n1 मतलब कितना है? n1 जो है वो 2 है और n2 जो है वो 4 है। तो 1/λ इक्वल टू RH। इसकी वैल्यू होती है, लिख देते हैं, 109,677 सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, ये 4 हो जाएगा, 1 अपॉन ये 4 माइनस 1/16। ठीक है ना। ओके, तो 1/λ इक्वल टू 109,677, ठीक है, और इंटू 4, 1/4। अब यहाँ पे एलसीएम ले लो, ठीक है, तो ये 16 आ जाएगा, और ये हो जाएगा 4 माइनस 1। तो 1/λ 109,677 इंटू ये 4 इंटू ये 3/16, तो ये 4 बचेगा। तो 1/λ ये आ गया 109,677 इंटू 3/4। तो जो हीलियम+1 है, तो इसकी वेवलेंथ जो है वो आ गई हमारी, कितनी आ गई वेवलेंथ? अगर हम देखें तो लैम्डा जो है वो आ गया हमारा, कितना आ गया? 109,677 इंटू 3 और ये 4, ये हमारा वेवलेंथ जो है वो आ गया। हमको ये वेवलेंथ जो है वो सेम करनी है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए, और वो हमें ट्रांजिशन बताना है कि वो ट्रांजिशन कौन सा होगा। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए बताते हैं 1/λ RH
जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, हमको यही डिटरमाइन करना है। n1 कितना है, n2 कितना है। तो 1/λ जो है वो क्या है, सेम है। तो 1/λ कितना आया था, इतना ही आया था, इतना। ठीक है, तो हम इक्वेट करा देते हैं। तो ये तो आया हमारा 109677 इंटू 3/4 इक्वल टू आर एच, हाइड्रोजन के लिए कितना होगा 109677, जेड हाइड्रोजन के लिए 1 का स्क्वायर होगा इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, यही पता लगाना है। ठीक है ना, तो ये से ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो 3/4 ये हो गया 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। तो जब n1 जो है हमारा 1 हो और n2 जो है वो कितना हो हमारा 2 हो, तो हमारा 3/4 के इक्वल होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल होता है। तो देखो जरा, 1 ये 2 का स्क्वायर करोगे और 1 का स्क्वायर करोगे और 1 ये 2 का स्क्वायर करोगे, तो ये 1/1 माइनस 1/4 हो जाएगा। तो 4, तो ये 4 माइनस 1, तो 3/4, राइट। तो n1 जो है वो हमारा 1 और n2 हमारा 2। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2.34 है, कैलकुलेट द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द प्रोसेस हीलियम पॉजिटिव गैस गिव्स He+2 गैस प्लस E नेगेटिव। द आयोनाइजेशन एनर्जी फॉर द हाइड्रोजन एटम इन द ग्राउंड स्टेट इज 2.18 इंटू 10⁻18 जूल एटम इनवर्स। तो देखो जरा, जो हम एनर्जी जो है वो डिटरमाइन करते हैं वो केवल और केवल हम यूनि इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के लिए ही डिटरमाइन कर पाए। चाहे हम एनर्जी की बात करते हैं, चाहे रेडियस की बात करते हैं, चाहे हम वेलोसिटी की बात करते हैं इलेक्ट्रॉन की, हम केवल और केवल यूनि इलेक्ट्रॉन स्पीसीज का ही डिटरमाइन कर पाए हैं अब तक। तो हाइड्रोजन के केस में देखो जरा, ये हाइड्रोजन का न्यूक्लियस हो गया, ये n=1, n= जो है वो 2, n= जो है वो 3, n= जो है वो 4 और ये n=इन्फिनिट। तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन तो फर्स्ट सेल में रहता है, तो ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन ये है। और जब ये इलेक्ट्रॉन इन्फिनिट सेल में पहुंच जाता है तो हम मानते हैं कि यहां से यहां तक इलेक्ट्रॉन जाने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, इस एनर्जी को ही हम आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। ठीक है ना, तो इस एनर्जी को ही हम आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। और आयोनाइजेशन एनर्जी जो है, ठीक है, वो हाइड्रोजन की कितनी है, वो 2.18 इंटू 10⁻−18 जूल जो है वो दी गई है। ठीक है, तो यहां पर ये जो एनर्जी है इसको हमने आयोनाइजेशन एनर्जी कब बोला, जब इलेक्ट्रॉन फर्स्ट सेल से इन्फिनिट सेल में चला जाए। किसके केस में, हाइड्रोजन एटम के केस में, राइट। तो यहां पे जो डेल्टा ई होगा वो क्या होगा, ई इन्फिनिट माइनस E1, राइट। इन्फिनिट सेल की एनर्जी जो है वो 0 होती है और फर्स्ट सेल की एनर्जी जो है वो -2.18 इंटू 10⁻−18 जूल होती है। तो डेल ई जो है वो 2.18 इंटू 10⁻−18 जूल जो है वो ऐसे आ जाता है। तो डेल ई मतलब किसकी इक्वल हो गई, आयोनाइजेशन एनर्जी की इक्वल हो गई, राइट। तो हाइड्रोजन की आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो हम ऐसे निकाल लेते हैं। अब देखो जरा, तो हाइड्रोजन की आयोनाइजेशन एनर्जी में क्या होता है, हाइड्रोजन एटम से एक इलेक्ट्रॉन जो है वो निकल गया तो हाइड्रोजन आयन बन गया। लेकिन यूनि इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हीलियम+1 इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन होता है, लिथियम+2 इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन होता है और बेरिलियम+3 इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो जब इससे हम एक इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं तो ये हीलियम+2 बनेगा, इससे एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो ये लिथियम+3 बनेगा, इससे एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो ये बेरिलियम+4 बनेगा। तो इस ट्रांजिशन में एनर्जी जो है वो क्या होगी, ठीक है। हाइड्रोजन के लिए तो हमको पता चल गया कितना है आयोनाइजेशन एनर्जी, 2.18 इंटू 10⁻−18 जूल। अब इसके केस में क्या होगी, इसके केस में क्या होगी, इसके केस में क्या होगी, तो इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी कैसे निकालते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी हाइड्रोजन की इंटू Z², जो एटॉमिक नंबर है उससे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन इंटू
जेड स्क्वायर। ठीक है ना। तो बस फॉर्मूला जो है वो हमको पता चल गया। आयोनाइजेशन एनर्जी यूनि इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज कौन सी है? आपका हीलियम +1, लिथियम +2, बेरिलियम +3 की कितनी होगी? आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन इनटू जेड स्क्वायर इसके इक्वल होगी। और ये हमारा फॉर्मूला डायरेक्ट निकल आया। तो बस आयोनाइजेशन एनर्जी हीलियम पॉजिटिव की, हाइड्रोजन की एनर्जी कितनी है 2.18 इंटू 10⁻⁻18 और जेड हीलियम का कितना है 2, स्क्वायर कर दो तो 2.18 इंटू 10⁻⁻18 इंटू 4 हो जाएगा और जूल है। 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 8 32, 4 एकम 4 और 3 7, 4 दूनी 8, 8.72 10⁻⁻18 जूल। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2.35 है, इफ द डायमीटर ऑफ अ कार्बन एटम इज 0.15 नैनोमीटर, calculate the number of carbon atoms which can be placed side by side in a straight line across length of scale of length 20 centimeter long। तो देखो जरा डायमीटर ऑफ कार्बन एटम जो है, तो कार्बन एटम डायमीटर कितना है 0.15 नैनोमीटर। तो ये हो जाएगा 0.15 इंटू 10⁻⁻9 मीटर। ठीक है, तो हमको पता है कि 1 नैनोमीटर मतलब 10⁻⁻9 मीटर होता है। हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। और हमको ये बताना है कि ये डायमीटर है किसका, एक कार्बन एटम का डायमीटर है, तो 1 कार्बन एटम। और हमको ये बताना है कि 20 सेंटीमीटर में, 20 सेंटीमीटर, ठीक है, मतलब 0.2 मीटर। 0.2 मीटर में कितने कार्बन एटम जो है वो अरेंज हो सकते हैं साइड बाय साइड, हमको ये बताना है। तो चूंकि एक कार्बन एटम इतना मीटर स्पेस जो है वो ऑक्यूपाई करता है, तो इतने मीटर स्पेस में एक कार्बन एटम जो है वो बन पाएगा। तो 0.2 मीटर में कितने कार्बन एटम बनेंगे, बस इतना ही तो बताना हमको। तो हम कहेंगे सिंस 0.15 इंटू 10⁻⁻9 मीटर स्पेस occupied by 1 carbon atom, therefore 0.2 मीटर स्पेस ऑक्यूपाई करेगा कितने कार्बन एटम, तो 1/0.15 इंटू 10⁻⁻9 इंटू 0.2 कार्बन एटम्स। ठीक है ना। तो हम लिख सकते हैं इसको 2 इंटू 10⁻⁻1, इसको हम लिख सकते हैं 15 इंटू 10 ये -11 हो जाएगा। ठीक है, तो डिवाइड कर दो भाई, 2 और ये 15, ठीक है, 20 बनेगा, 15 एकम 15, 5 बचे, ठीक है, 0, 15 की 45, ठीक है, फिर 5 बचेगी, 15 की 45। तो ये आ गया हमारा 0.133 इंटू 10⁻, ये -11 ऊपर जाएगा तो प्लस का 11 हो जाएगा, तो 10⁻ जो है वो 10 कार्बन एटम्स। ठीक है, तो 1.33 इंटू 10⁻ जो है वो 9 कार्बन एटम्स जो है वो आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये आंसर आ गया हमारा।
फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2.36 है 2 into 10 to the power 8 atoms of carbon are arranged side by side. Calculate the radius of carbon atom if the length of this arrangement is 2.4 सेंटीमीटर। तो देखो जरा, जो हमारा ये 2.4 सेंटीमीटर हम मान लेते हैं कि ये स्पेस हो गया, और इस स्पेस में एटम कितने हैं? 2 into 10 to the power 8 एटम्स हैं कार्बन के। ठीक है, इतने एटम्स जो है वो कार्बन के हैं इस स्पेस में, और हमको क्या पता लगाना है? रेडियस पता लगाना है कितनी होगी। तो कैसे पता लगाएंगे? तो देखो जरा, इतने एटम्स जो है वो इतना स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, तो एक एटम कितना स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, और जो स्पेस आएगा वो उस एटम का डायमीटर होगा, और डायमीटर का हाफ जो है वो रेडियस होती है। बस आ जाएगा। तो हम लिखते हैं सिंस 2 into 10 to the power 8 atoms of carbon occupies 2.4 सेंटीमीटर स्पेस। तो 1 एटम ऑफ कार्बन कितना स्पेस ऑक्यूपाई करेगा? तो ये होगा 2.4 अपॉन 2 into 10 to the power 8 into 1। ठीक है, सेंटीमीटर। क्लियर है? ओके, तो डिवाइड कर देते हैं। तो 1.2 इंटू 10 टू दी पावर -8 सेंटीमीटर जो है वो स्पेस ऑक्यूपाइड बाय 1 कार्बन एटम। एक कार्बन एटम इतना सेंटीमीटर स्पेस जो है वो ऑक्यूपाई करेगा, और अगर इतना सेंटीमीटर स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है मतलब ये कार्बन एटम का डायमीटर भी होगा, तो हम ये भी बोल सकते हैं डायमीटर ऑफ कार्बन एटम। कितने इक्वल होगा? 1.2 इंटू 10 टू दी पावर -8 सेंटीमीटर के इक्वल होगा। तो बस हमें रेडियस पता लगानी है। ये डायमीटर का आधा होता है, तो डायमीटर है कितना? 1.2 इंटू 10 टू दी पावर -8 सेंटीमीटर बाय 2। तो 0.6 इंटू 10 टू दी पावर -8 सेंटीमीटर जो है वो डायमीटर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो जरा, हमको मीटर में अगर बताना है तो 1 नैनोमीटर मतलब होता है 10 टू दी पावर -8 सॉरी -9 मीटर, और 10 टू दी पावर -7 सेंटीमीटर में हो जाएगा। तो इसको हम बना सकते हैं 0.06 इंटू 10 टू दी पावर -7 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा हमारा 0.06 नैनोमीटर। ठीक है ना? फिर क्वेश्चन नंबर 2.37 है द डायमीटर ऑफ जिंक एटम इज 2.6 एंगस्ट्रॉम। कैलकुलेट ए रेडियस ऑफ जिंक एटम इन पिकोमीटर एंड बी नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन द लेंथ 1.6 सेंटीमीटर इफ द जिंक एटम्स आर अरेंज्ड साइड बाय साइड लेंथ वाइज। तो देखो जरा, हमें क्या गिवन है? डायामीटर गिवन है जिंक एटम का, कितना है? 2.6 एंगस्ट्रॉम ये गिवन है। हमको रेडियस बतानी है, तो रेडियस जो है वो क्या होता है? वो डायामीटर का हाफ रेडियस होती है। तो रेडियस 2.6 बाय 2 करोगे तो ये 1.3 एंगस्ट्रॉम आ जाएगी। लेकिन हमको रेडियस जो है वो पिकोमीटर में बतानी है, तो बता देते हैं। 1.3 इंटू 10 टू दी पावर -10 कर दोगे तो ये मीटर में हो जाएगा। हमको पता है कि 1 एंगस्ट्रॉम मतलब 10 टू दी पावर -10 मीटर होता है। अब इस मीटर को हम पिकोमीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो 1 पिकोमीटर मतलब 10 टू दी पावर -12 मीटर। तो देखो जरा, अब इसका हम फैक्टर बनाएंगे, तो मीटर हमें नीचे चाहिए, तो 1 पिकोमीटर और 10 टू दी पावर -12 मीटर मल्टीप्लाई कर दो। 1 पिकोमीटर 10 टू द पावर -12 मीटर, मीटर से मीटर कैंसिल, तो ये हो जाएगा 1.3 इंटू 10 टू द पावर 2। ये -12 ऊपर जाएगा तो प्लस का 12 हो जाएगा, तो -10 घटेगा तो ये 2 क्या हो जाएगा? पिकोमीटर। मतलब 130
पिकोमीटर आपका रेडियस हो गया। ठीक है। सेकंड है नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 1.6 सेंटीमीटर इफ द जिंक एटम आर अरेंज साइड बाय साइड लेंथ वाइज। तो 1.6 सेंटीमीटर में कितने जिंक एटम जो है वो बन पाएंगे, हमको ये बताना है। अब तो देखो जरा, एक एटम का डायमीटर कितना है, इतना है, तो इस साइज में एक एटम जो है वो बन पाता है। तो 2.6 एंगस्ट्रॉम, इसको हम सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 2.6 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर हो जाएगा, है ना। तो हम लिखेंगे सिंस 2.6 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर हैविंग वन एटम ऑफ जिंक। तो इस साइज में जिंक का केवल एक एटम आ सकता है। तो 1.6 सेंटीमीटर में कितने एटम आएंगे, तो 1.6 सेंटीमीटर हैविंग जिंक कितने एटम अरेंज हो सकते हैं, तो ये होगा 1/2.6 इंटू 10⁻⁻8 इंटू 1.6, है ना। तो इसको 1.6 से कर दो, डेसिमल से हमारा डेसिमल जो है वो कैंसिल हो जाएगा। 2 अट्ठे 16 और ये 13 दूनी 26, ठीक है। तो 8 और ये 13, डेसिमल लगाओगे तो ये 0 आ जाएगा। 13 छंग 78, 2 बचेगी। 13 एकम 13, 7 बचेगा। 13 पन्ना 65, 5 बचेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 0.615 इंटू 10⁻⁻8 था, ऊपर जाएगा तो प्लस का 8 हो जाएगा। इतना जो है वो हमारे एटम्स हो जाएंगे, एटम्स ऑफ जिंक। ठीक है, इतने एटम्स जो है जिंक के हो जाएंगे। तो आप इसको 6.15 इंटू 10⁻7 एटम्स ऐसा कर सकते हो, ठीक है ना। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2.38 है, अ सर्टेन पार्टिकल कैरीज 2.5 इंटू 10⁻16 कूलम ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्ज, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन इट। तो इतने चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स जो है वो प्रेजेंट होंगे, हमको ये बताना है। तो इलेक्ट्रॉन एंड चार्ज में क्या रिलेशन होता है, तो देखो जरा, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। एक इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज होता है, ठीक है ना। तो हमको बताना है कि 2.5 इंटू 10⁻16 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो हम लिखेंगे सिंस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज हैव वन इलेक्ट्रॉन, तो 2.5 इंटू 10⁻⁻16 कूलम चार्ज, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 2.5 इंटू 10⁻⁻16। ठीक है, डेसिमल से डेसिमल जो है वो हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो 25 और ये 16 डिवाइड कर दो, तो 16 एकम 16, 9 बचेगा। ठीक है, 16 पंचे 80, फिर 16 छक्का 96, $32, है ना। तो इतना आ गया 1.562 इंटू 10⁻⁻19, ऊपर जाएगा तो प्लस का 19 हो जाएगा, तो ये 3 बचेगा। ठीक है, तो बस हमारा जो है वो आ जाएगा, इतने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। ठीक है, तो 1562 इलेक्ट्रॉन्स जो है आपको मिल जाएंगे। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2.39 है, इन मिल्कन्स एक्सपेरिमेंट स्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन दी ऑयल ड्रॉप्स हैज बीन ऑब्टेन्ड बाय
shining X-rays. If the static electric charge on the oil drop is minus 1.282 into 10 to the power minus 18 कूलम, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट ऑन इट। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो बताने हैं, ऑयल ड्रॉप पे इतना कूलम का चार्ज है। तो देखो जरा चार्ज और इलेक्ट्रॉन में क्या रिलेशन होता है, तो हमको पता है चार्ज ऑन अ इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज जो है वो कितना होता है माइनस 1.602 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 कूलम, इतना चार्ज होता है। ठीक है, 02 को एलिमिनेट कर सकते हो तो माइनस 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 कूलम इतना भर लिख सकते हो, चलेगा। ठीक है, तो ये चार्ज एक इलेक्ट्रॉन पे होता है, तो इतने चार्ज में एक इलेक्ट्रॉन, तो इतने चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन, हमको यही तो बताना है। तो बताते हैं, सिंस माइनस 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम चार्ज हैव 1 इलेक्ट्रॉन, देयरफॉर माइनस 1.282 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 कूलम चार्ज हैव कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 1 अपॉन माइनस 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 कूलम इंटू 1.282 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 18 कूलम। नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, ठीक है, ये नेगेटिव साइन था, कैंसिल हो गया। अब हम लिख सकते हैं इसको 1282 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 18 से अब जो हो जाएगा माइनस 21, और इसको हम लिख सकते हैं 16 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 20, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। डिवाइड कर दो भाई, 1282, ठीक है, 16 अट्ठे 128 होता है, 2 भागना गया 0, ठीक है, अब दशमलव लगाओगे तो 0, 16 एकम 16, 4, 16 दूनी 32, 8, 16 पंचे 80, तो ये हो जाएगा हमारा 80.125 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 1 बचेगा, इसको लिख सकते हो 8.0125 इलेक्ट्रॉन्स। इतने इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इतने चार्ज में प्रेजेंट होंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2.40 है, इन रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट जनरली द थिन फॉइल ऑफ हैवी एटम्स लाइक गोल्ड, प्लैटिनम etc have been used to be bombarded by the alpha particles. If the thin foil of light atoms like aluminium etc is used, what difference would be observed from the above result? तो देखो जरा, अगर हम बात करते हैं हमारा अल्फा पार्टिकल जो है वो क्या कहलाता है, तो ये हमारा हीलियम न्यूक्लियस होता है, इट इज द हीलियम न्यूक्लियस। तो हीलियम न्यूक्लियस मतलब जिस He+2, जहां पे प्रोटॉन 2, न्यूट्रॉन 2 और इलेक्ट्रॉन जो है वो 0, तो ये हमारा अल्फा पार्टिकल कहलाता है। तो अल्फा पार्टिकल को हम क्या बोलते हैं, हीलियम न्यूक्लियस बोलते हैं। अच्छा, रदरफोर्ड स्कैटरिंग मॉडल में हम यूज करते हैं गोल्ड एंड प्लेटिनम फॉइल को। गोल्ड का एटॉमिक नंबर जो है वो 79 और प्लेटिनम का एटॉमिक नंबर 78 है, तो इसका मतलब है यहाँ पर प्रोटॉन जो है वो कितने होंगे 79 और प्लेटिनम में प्रोटॉन जो है वो होंगे 78। क्लियर है। हमारा एल्यूमिनियम है एटॉमिक नंबर 13, तो इसमें प्रोटॉन कितने होंगे 13। अब एक्सपेरिमेंट क्या होता है, तो देखो जरा, जो हमारी थिन गोल्ड फॉइल होती है, अल्फा पार्टिकल्स को हम क्या करते हैं, बम्बार्ड कराते हैं अल्फा पार्टिकल्स, ठीक है। तो अल्फा पार्टिकल्स जाता है, तो हमने देखा बहुत सारे अल्फा पार्टिकल जो है वो सीधे निकल गए, ठीक है। फिर कुछ अल्फा पार्टिकल्स जो है वो स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्टेड हो गए, कुछ और अल्फा पार्टिकल ने कुछ और एंगल बनाया, ठीक है। कुछ अल्फा पार्टिकल्स जो है वो जैसे गए और वैसे ही वापस आ गए। तो रदरफोर्ड ने एटम का मॉडल दिया, तो रदरफोर्ड क्या कहता है कि चूंकि अल्फा पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज होता है, ये हमको पता है, ठीक है। तो
रदरफोर्ड ने दिया कि एटम का मोस्ट ऑफ द पार्ट जो है वो कैसा है, होलो है। क्यों? क्योंकि अल्फा पार्टिकल, मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल्स जो है वो कैसे निकल गए, एकदम सीधे निकल गए। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स जो है वो सीधे निकल गए, कोई डिफ्लेक्शन नहीं हुआ। कुछ अल्फा पार्टिकल्स जो है वो डिफ्लेक्टेड हुए। इसका मतलब है कि एटम में पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, क्योंकि रिपल्सन कब हो सकता है, सेम चार्ज में। तो अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। ठीक है, और कुछ अल्फा पार्टिकल्स जो है वो बाउंस बैक हो गए। 20,000 में से केवल एक अल्फा पार्टिकल ही बाउंस बैक हुआ। इसका मतलब है कि पॉजिटिव चार्ज बिखरा हुआ नहीं है, एक छोटे से एरिया में कॉन्सेंट्रेटेड है। उस छोटे से एरिया को उसने क्या बोला, न्यूक्लियस बोला। तो ये अल्फा पार्टिकल गया और ये वापस आ गया। क्लियर है? अब देखो जरा, हम गोल्ड एंड प्लेटिनम फॉइल को क्यों लिया, क्योंकि यहां पर प्रोटॉन जो है 78 प्लेटिनम के केस में है और 79 जो है वो गोल्ड के केस में है ना। तो चूंकि प्रोटॉन नंबर ज्यादा है तो पॉजिटिव चार्ज जो है वो ज्यादा होगा। लेकिन अगर हम एल्यूमिनियम फॉइल लेते हैं तो वहां पे केवल और केवल प्रोटॉन कितने हैं, 13। तो 13 प्रोटॉन है, तो अल्फा पार्टिकल्स पे जो रिपल्सिव फोर्स है वो कैसा होता, बहुत कम लग पाता। और बहुत कम लग पाता तो फिर अल्फा पार्टिकल्स जो है वो डिफ्लेक्शन जो है वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता। ठीक है, तो बस ये क्वेश्चन नंबर हमारे 31 टू 40 हुआ। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज को लाइक करें, उसको शेयर करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वंस अगेन फॉर वाचिंग दिस वीडियो।